पति की मौत के बाद वो जोर जोर से रो रही थी, लेकिन गांव वालों को उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही थी। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, जल्दी अंतिम संस्कार कर दीजिए। आज की हमारी पहली घटना आंध्र प्रदेश की है। गांव में उस सुबह अजीब सी बेचैनी थी। अभी सूरज भी नहीं निकला था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चिल्लू गांव की गलियां पूरी तरह शांत थी। तभी अचानक एक घर से जोर जोर से रोने और चीखने की आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर आसपास के लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकलते हैं और सीधे उस मकान की तरफ दौड़ पड़ते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही लोगों को 35 साल की लक्ष्मी माधुरी बदहवास हालत में दिखाई देती है। वो रोते हुए सबको बताती है कि उसके पति लोकम शिवा नागराजू की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये सुनते ही वहां मौजूद लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि 46 साल का शिवा नागराजू इलाके में एक जाना पहचाना नाम था। वो प्याज का व्यापार करता था और उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि गांव के ज्यादातर लोग उसे करीब से जानते थे। उसके पिता भी लोकल राजनीति से जुड़े हुए थे, इसलिए परिवार की इलाके में अच्छी पहचान थी। शिवा और माधुरी की शादी साल 2007 में हुई थी। दोनों के 2 बेटे भी थे। बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल सामान्य और खुशहाल नजर आता था। माधुरी एक सिनेमा हॉल में टिकट काउंटर पर काम करती थी, जबकि शिवा अपने व्यापार में व्यस्त रहता था। इसलिए जब लोगों ने उसकी अचानक मौत की खबर सुनी तो किसी को भी इस बात पर आसानी से भरोसा नहीं हुआ। कुछ लोग तुरंत कमरे के अंदर पहुंचे जहां शिवा नागराजू बिस्तर पर पड़ा हुआ था। लोग उसे उठाने और संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और रिश्तेदारों को भी सूचना दे दी जाती है। शिवा के माता पिता, जो पास ही दूसरे घर में रहते थे, वे भी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। घर में मातम का माहौल बन चुका था। परिवार और गांव वाले अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट जाते हैं। अर्थी सजाई जाने लगती है और कुछ लोग शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक कुछ लोगों की नजर शिवा नागराजू के शरीर पर पड़े ऐसे निशानों पर जाती है, जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। लोग देखते हैं कि शिवा के कान के पास खून जमा हुआ है। शरीर पर भी ऐसे निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे मरने से पहले उसने किसी से संघर्ष किया हो। ये सब देखकर लोगों के मन में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अगर मौत सिर्फ हार्ट अटैक से हुई थी, तो फिर शरीर पर चोट जैसे निशान कैसे आए? कान से खून क्यों निकला? धीरे धीरे गांव में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कुछ लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। तभी कुछ समझदार लोग फैसला करते हैं कि बिना सच्चाई जाने अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। वे शिवा नागराजू के पिता से बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ये मौत सामान्य नहीं लग रही, उन्हें पुलिस को सूचना देनी चाहिए। हालांकि शुरुआत में शिवा के पिता इन बातों को मानने से इनकार कर देते हैं। उन्हें विश्वास था कि उनकी बहू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इसी बीच गांव में एक और चर्चा तेजी से फैलने लगती है। लोग कहने लगे कि माधुरी का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था और शायद उसी रिश्ते की वजह से शिवा नागराजू की जान गई है। इन सब के बीच एक बात और लोगों को लगातार खटक रही थी। पति की अचानक मौत के बाद जहां किसी पत्नी का टूट जाना स्वाभाविक होता है, वहीं माधुरी का व्यवहार लोगों को अजीब लग रहा था। कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि वो दुख से ज्यादा इस बात की जल्दी में थी कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार हो जाए। जब पुलिस तक ये बात पहुंचने की तैयारी होने लगी कि शिवा नागराजू की मौत सामान्य नहीं बल्कि संदिग्ध हो सकती है, तभी पूरे मामले का माहौल बदलने लगा। गांव में लगातार एक जैसी बातें सुनने के बाद शिवा के पिता और कुछ करीबी रिश्तेदारों ने तय किया कि अब चुप बैठना ठीक नहीं होगा और इस मामले की शिकायत पुलिस से की जानी चाहिए। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी माधुरी को इस फैसले की भनक लगी, उसका रवैया अचानक बदलने लगा। वो पहले से ज्यादा बेचैन और घबराई हुई दिखाई देने लगी। उसके इस बदले हुए व्यवहार ने लोगों के मन में उठ रहे शक को और मजबूत कर दिया। आखिरकार शिवा नागराजू के पिता की शिकायत पर दुग्गीराला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मामला गंभीर होने की वजह से जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर एस वेंकट रवि को सौंपी जाती है। पुलिस सबसे पहले शिवा के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके।
इसके साथ ही दूसरी टीम संदिग्ध लोगों की जानकारी इकट्ठा करने और कॉल रिकॉर्ड खंगालने में जुट जाती है। जांच के शुरुआती दौर में ही पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगता है। जब लक्ष्मी माधुरी की कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं, तो उसमें एक नंबर बार बार सामने आता है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि माधुरी उस नंबर पर लगातार बातचीत कर रही थी। इतना ही नहीं, जिस रात शिवा नागराजू की मौत हुई थी, उस रात भी कई बार उस नंबर पर कॉल की गई थी। पुलिस को यह भी पता चलता है कि देर रात कुछ समय के लिए माधुरी और उस नंबर की लोकेशन एक ही जगह पर थी। अब पुलिस उस नंबर की पड़ताल शुरू करती है। जांच में सामने आता है कि वो नंबर कोडवेती गोपी नाम के शख्स का है। लगभग 30 साल का गोपी आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के सत्यनापल्ली मंडल के गार्लापाडू गांव का रहने वाला था। सुराग मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आती है और गोपी को हिरासत में ले लिया जाता है। उधर शिवा नागराजू के परिवार वाले पहले से ही लक्ष्मी माधुरी पर शक जता रहे थे। इसी वजह से पुलिस माधुरी को भी पूछताछ के लिए थाने ले आती है। पूछताछ के दौरान पुलिस सबसे पहले उससे यही सवाल करती है कि आखिर वो इतनी निश्चितता के साथ कैसे कह रही थी कि शिवा की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि उसके पास न तो कोई मेडिकल जानकारी थी और नहीं ऐसी कोई विशेषज्ञता। फिर उसने बिना जांच के इतनी जल्दी मौत की वजह कैसे तय कर दी? माधुरी इस सवाल का साफ जवाब नहीं दे पाती। वो बार बार अपने बयान बदलने लगती है। उसके उलझे हुए जवाब पुलिस के शक को और गहरा कर देते हैं। इसके बाद जब पुलिस गोपी के बारे में पूछना शुरू करती है, तो माधुरी साफ तौर पर घबराने लगती है। वो लगातार अपने बयान बदलती रहती है और पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश करती है। लेकिन काफी देर तक सवाल जवाब चलने के बाद आखिरकार वो टूट जाती है और सच्चाई कबूल कर लेती है। माधुरी द्वारा पुलिस के सामने जो कहानी सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया। उसके मुताबिक उसकी और शिवा नागराजू की शादी साल 2007 में हुई थी। समय के साथ दोनों 2 बच्चों के माता पिता भी बने। शुरुआती कई साल तक उनका वैवाहिक जीवन सामान्य और खुशहाल दिखाई देता रहा, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखता था। घर छोटा था, जिम्मेदारियां बड़ी थी, लेकिन फिर भी शिवा नागराजू और माधुरी किसी तरह अपनी जिंदगी चला रहे थे। समय बीतने के साथ माधुरी को लगने लगा कि सिर्फ घर संभालना उसके लिए काफी नहीं है। उसने शिवा से कहा कि वह भी नौकरी करना चाहती है ताकि घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार बहस हुई, क्योंकि शिवा नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी बाहर जाकर काम करे। लेकिन आखिरकार लंबे विवाद के बाद वो मान गया। इसके बाद माधुरी ने पास के एक सिनेमा हॉल में टिकट काउंटर पर नौकरी शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। रोज की तरह लोग आते, टिकट लेते और चले जाते। लेकिन इसी दौरान उसकी मुलाकात गोपी नाम के एक युवक से हुई। पहली बार वो सिर्फ फिल्म का टिकट लेने आया था। उस दिन दोनों के बीच बस सामान्य बातचीत हुई, लेकिन अगले कुछ दिनों में गोपी बार बार उसी थिएटर में आने लगा। कभी टिकट लेते वक्त बातें होती, तो कभी फिल्म खत्म होने के बाद। धीरे धीरे दोनों के बीच पहचान बढ़ने लगी और फिर मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के पास पहुंच गए। समय के साथ ये रिश्ता दोस्ती से आगे निकल गया। पुलिस जांच में सामने आया कि माधुरी गोपी के बेहद करीब आ चुकी थी। वो अपने परिवार और बच्चों से ज्यादा वक्त और भावनाएं अब गोपी के लिए महसूस करने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगे, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट शिवा नागराजू था। यहीं से माधुरी ने अपने पति पर दबाव बनाना शुरू किया। वो लगातार शिवा को समझाने लगी कि प्याज का कारोबार छोड़कर किसी बड़े शहर में नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा काम से भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। पहले तो शिवा अपने पुराने काम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन रोज रोज के झगड़ों और तनाव के बाद आखिरकार उसने हैदराबाद जाकर नौकरी करने का फैसला कर लिया। माधुरी ने खुद ही शिवा के लिए नौकरी का इंतजाम करवाने की बात कही। उसने बताया कि उसके जानने वाले एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम दिला सकते हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक इसके पीछे असली मकसद कुछ और था। जिस कंपनी में शिवा को भेजा गया, उसका संबंध गोपी से था। योजना यह थी कि शिवा शहर से दूर नौकरी में व्यस्त रहे और इधर गोपी आसानी से माधुरी से मिलता रहे।
कुछ समय तक सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक चलता रहा। शिवा हैदराबाद में काम करता रहा और इधर घर पर माधुरी और गोपी चोरी छिपे मिलते रहे। लेकिन अचानक हालात बदल गए। हैदराबाद में रहते हुए शिवा ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, जहां उसे वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिल गई। इसी वजह से उसने वापस गांव लौटकर घर से काम करने का फैसला किया। शिवा के वापस आने से माधुरी और गोपी की पूरी योजना बिगड़ने लगी। अब दोनों के लिए मिलना मुश्किल हो गया था। ऊपर से शिवा को भी अपनी पत्नी के व्यवहार पर शक होने लगा। उसने कई बार माधुरी से इस बारे में सवाल किए, जिसके बाद घर में झगड़े और बढ़ गए। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि माधुरी और गोपी का मिलना जुलना लगभग बंद हो गया। इसी तनाव और रुकावट के बीच दोनों ने एक खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अगर उन्हें हमेशा के लिए साथ रहना है तो सबसे पहले शिवा नागराजू को अपने रास्ते से हटाना होगा। शिवा नागराजू और माधुरी के रिश्ते में अब तक इतनी कड़वाहट भर चुकी थी कि दोनों के बीच हर छोटी बात झगड़े का कारण बनने लगी थी। लेकिन इन झगड़ों के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक साजिश धीरे धीरे आकार ले रही थी। माधुरी और उसका प्रेमी गोपी ऐसा रास्ता तलाश रहे थे जिसमें शिवा हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए और शक की सुई उन दोनों तक भी न पहुंचे। इसी योजना के तहत एक दिन जब घर में विवाद होता है तो माधुरी सीधे थाने पहुंच जाती है। वहां वह अपने पति शिवा नागराजू पर मारपीट और घरेलू हिंसा के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवा देती है। हालांकि मामला दर्ज होने के बावजूद शिवा किसी तरह जेल जाने से बच निकलता है। लेकिन यही बात माधुरी और गोपी को सबसे ज्यादा परेशान करने लगती है। उन्हें महसूस होने लगता है कि जब तक शिवा जिंदा है तब तक उनका रिश्ता कभी खुलकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहीं से दोनों एक खौफनाक फैसले पर पहुंचते हैं। तय किया जाता है कि 18 और 19 जनवरी की रात इस कहानी का आखिरी अध्याय लिखा जाएगा। योजना को सफल बनाने के लिए माधुरी अचानक अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर देती है। जो पत्नी कुछ समय पहले तक हर बात पर झगड़ती थी, वही अब शिवा का खास ख्याल रखने लगती है। उसने अपने दोनों बच्चों को दादा दादी के घर भेज दिया ताकि घर में कोई रुकावट ना रहे। वो पति के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाने लगी और हर बात में अपनापन दिखाने लगी। 18 जनवरी की रात भी उसने बड़े प्यार से शिवा की पसंदीदा बिरयानी तैयार की। लेकिन उस बिरयानी में ऐसा राज छिपा था जिससे शिवा पूरी तरह अनजान था। पुलिस जांच के मुताबिक माधुरी ने खाने में करीब 20 नींद की गोलियां मिला दी थी। बताया गया कि ये गोलियां गोपी ने अपने जानने वाले एक झोलाछाप डॉक्टर सुरेश से हासिल की थी। शिवा ने बिना किसी शक के वो बिरयानी खाई और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। रात लगभग 11:30 बजे माधुरी ने गोपी को फोन करके घर बुला लिया। दोनों को उम्मीद थी कि इतनी ज्यादा नींद की गोलियां ही उसकी जान लेने के लिए काफी होंगी। लेकिन जब काफी देर बाद भी शिवा की सांसें चलती रहीं, तो उन्होंने प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू किया। पुलिस के सामने दिए गए बयानों के अनुसार गोपी शिवा के सीने पर बैठ गया ताकि वो हिल न सके, जबकि माधुरी ने तकिए से उसका मुंह और नाक दबा दिए। भारी दबाव और सांस रुकने की वजह से शिवा तड़प भी नहीं पाया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। जब दोनों को पूरा यकीन हो गया कि शिवा अब मर चुका है, तब गोपी वहां से निकलने लगा। जाने से पहले उसने माधुरी को समझाया कि सुबह होते ही लोगों को यही बताना है कि शिवा की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इसके बाद गोपी रात के अंधेरे में वहां से चला गया और माधुरी अगली सुबह के उस नाटक की तैयारी करने लगी जिसमें उसे एक दुखी पत्नी बनकर सबके सामने आना था। शिवा नागराजू को शायद आखिरी पल तक ये एहसास भी नहीं हुआ होगा कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी मौत की वजह बन जाएगा। जांच में सामने आई कहानी के मुताबिक हत्या की पूरी योजना बेहद सुनियोजित तरीके से तैयार की गई थी ताकि सब कुछ एक सामान्य मौत जैसा दिखाई दे। बताया जाता है कि घटना वाली रात शिवा को पहले नींद की गोलियां दी गई जिससे वो गहरी नींद में चला गया। इसके बाद माधुरी ने अपने प्रेमी गोपी को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर कथित तौर पर शिवा की सांस रोककर उसकी हत्या कर दी। जांच में यह भी सामने आया कि वारदात के दौरान गोपी शिवा के सीने पर बैठा था, जिसके कारण उसकी पसलियों और सीने की हड्डियों में गंभीर चोटें आईं। हत्या के बाद पूरी कोशिश की गई कि इसे हार्ट अटैक का मामला साबित किया जा सके, लेकिन पुलिस को शुरुआत से ही
कुछ बातें असामान्य लगी। आसपास के लोगों और परिवार के कुछ सदस्यों को भी माधुरी के व्यवहार पर शक हुआ। यही शक आगे चलकर इस पूरे मामले का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले जिन्होंने कथित साजिश की परतें खोल दी। आरोप है कि पति की मौत के बाद भी माधुरी का व्यवहार सामान्य नहीं था। यहां तक कि वो कई घंटों तक शव के पास बैठी रही और सुबह करीब 4 बजे के बाद अचानक रोना पीटना शुरू किया ताकि मामला स्वाभाविक लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद केस पूरी तरह पलट गया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि शिवा की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। साथ ही शरीर पर मौजूद चोटों ने भी ये साबित कर दिया कि मौत से पहले उसके साथ हिंसा हुई थी। इसके बाद पुलिस ने माधुरी, उसके प्रेमी गोपी और कथित तौर पर नींद की गोलियां उपलब्ध कराने वाले प्रैक्टिशनर सुरेश को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेशी के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। अब इस केस की सुनवाई अदालत में होगी, जहां सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला तय किया जाएगा। एक साधारण परिवार का यह मामला इसलिए भी लोगों को झकझोर देता है क्योंकि इसमें रिश्तों के भरोसे को ही सबसे बड़ा हथियार बना लिया गया। शिवा नागराजू की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि विश्वासघात की ऐसी कहानी बन गई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या कोई पत्नी अपने ही पति की मौत की साजिश रच सकती है? क्या सोशल मीडिया की चमक, एक अवैध संबंध और नए सपनों का लालच किसी को इतना अंधा बना सकता है कि वो 7 फेरों के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दे? आज की हमारी पहली घटना हरियाणा के भिवानी जिले की है। भिवानी जिले का एक छोटा सा गांव का है। यहाँ 35 वर्षीय प्रवीण यादव अपनी पत्नी रवीना राव और 6 साल के बेटे मुकुल के साथ रहता था। देखने वालों को उनका परिवार बिल्कुल सामान्य और खुशहाल दिखाई देता था। प्रवीण और रवीना की शादी परिवार की पसंद से नहीं बल्कि दोनों की अपनी पसंद से हुई थी। साल 2015 में पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। समय के साथ दोनों ने तय कर लिया कि वे पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। हालांकि उनके इस फैसले को परिवार की मंजूरी आसानी से नहीं मिली। जब प्रवीण ने अपने पिता सुभाष यादव से रवीना से शादी करने की इच्छा जताई तो शुरुआत में परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन प्रवीण अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने साफ कर दिया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ रवीना से। आखिरकार बेटे की जिद और उसकी खुशी को देखते हुए परिवार मान गया और साल 2017 में दोनों की शादी पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। शादी के शुरुआती साल बेहद अच्छे रहे। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और कुछ समय बाद उनके घर बेटे मुकुल का जन्म हुआ। बेटे के आने से परिवार की खुशियां और बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी अब पूरी तरह संवर चुकी है, लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। छोटी छोटी बातों पर होने वाली बहसें धीरे धीरे बड़े झगड़ों में बदलने लगी। दोनों के बीच सबसे बड़ा विवाद रवीना की सोशल मीडिया में बढ़ती दिलचस्पी को लेकर था। रवीना ने केवल हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, लेकिन उसके सपने सामान्य घरेलू जिंदगी से कहीं बड़े थे। वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थी। इसी सोच के साथ उसने इंस्टाग्राम पर डांस और लिप सिंक वीडियो बनाना शुरू किया। बाद में उसने यूट्यूब पर भी काम करना शुरू किया, जहां वो छोटे छोटे ड्रामा और शॉर्ट फिल्मों में अभिनय करने लगी। धीरे धीरे सोशल मीडिया उसकी दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा बन गया। वीडियो बनाना, उन्हें अपलोड करना, व्यूज देखना और लोगों की तारीफ सुनना उसे अच्छा लगने लगा। हर नए फॉलोअर के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि यही प्लेटफॉर्म उसे नाम और आर्थिक सफलता दिला सकता है। दूसरी ओर प्रवीण की सोच बिल्कुल अलग थी। वो एक मेहनती ड्राइवर था और निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली रेत, मिट्टी और सीमेंट जैसी सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था। दिन भर की मेहनत के बाद वो अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय देना परिवार और रिश्ते दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यही बात दोनों के बीच लगातार विवाद की वजह बनने लगी। प्रवीण के परिवार की जिम्मेदारियां भी कम नहीं थी। उसकी मां का पहले ही निधन हो चुका था। घर में उसके पिता सुभाष यादव, पत्नी रवीना और बेटा मुकुल ही साथ रहते थे। सुभाष यादव शादी ब्याह
और बड़े आयोजनों में कैटरिंग का काम करते थे। प्रवीण के दोनों भाई अपने अपने परिवारों के साथ अलग रह रहे थे। शादी के बाद जब रवीना इस घर में आई तो दिन का ज्यादातर समय उसे अकेले बिताना पड़ता था। सुबह पति और ससुर दोनों काम पर निकल जाते और देर शाम लौटते। खाली समय में पहले वो घर के काम करती और मोबाइल चलाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसी मोबाइल ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। शुरुआत में उसने सिर्फ समय बिताने के लिए रील्स बनानी शुरू की थी, लेकिन जब उसकी वीडियो पर अच्छे व्यूज आने लगे और लोग उसे पहचानने लगे तो उसका उत्साह और बढ़ गया। उसने YouTube पर भी लगातार वीडियो डालने शुरू कर दिए। वहां भी उसे अच्छी प्रतिक्रिया मिलने लगी। समय बीतने के साथ उसकी कई वीडियो वायरल हुई, फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगे और रवीना के सपने भी पहले से कहीं बड़े हो गए। अब वो सोशल मीडिया को केवल शौक नहीं बल्कि कमाई और पहचान का सबसे बड़ा जरिया मानने लगी थी। उसे विश्वास हो गया था कि अगर वो लगातार वायरल होती रही तो एक दिन वो अच्छी कमाई कर सकेगी, अपनी आर्थिक परेशानियां खत्म करेगी और अपनी मनचाही जिंदगी जी पाएगी। यहीं से उसकी पूरी दुनिया मोबाइल कैमरे, रील्स, व्यूज और फॉलोअर्स के इर्द गिर्द घूमने लगी। इस बीच रवीना की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सोशल मीडिया पर उसकी बढ़ती एक्टिविटी ने एक छोटे YouTube प्रोडक्शन चैनल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चैनल की टीम ने उससे संपर्क किया और अपने ड्रामा वीडियो व शॉर्ट फिल्मों में अभिनय करने का प्रस्ताव दिया। रवीना ने बिना देर किए इस अवसर को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वो लगातार शूटिंग, रील्स और नए प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहने लगी। अब उसका अधिकांश समय घर के बजाय कैमरे और सेट के बीच गुजरने लगा। देखने वालों को लग रहा था कि उसकी जिंदगी सफलता की तरफ बढ़ रही है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इसी चमक के पीछे एक ऐसा राज छिपा हुआ है जो जल्द ही पूरे परिवार को तबाह कर देगा। फिर आया 26 मार्च 2025, एक ऐसी तारीख जिसने यादव परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। उस सुबह रवीना घर पर थी क्योंकि उसे अपने बेटे मुकुल के स्कूल से जुड़ा एक जरूरी काम पूरा करना था। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी प्रवीण के पिता सुभाष यादव को अचानक महसूस हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को पिछली रात के बाद से देखा ही नहीं है। शुरुआत में उन्होंने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। इसकी वजह भी थी। प्रवीण ट्रांसपोर्ट का काम करता था और अक्सर रेत, मिट्टी तथा सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री लेकर दूसरे शहरों में जाता था। कई बार ऐसा भी होता था कि काम के कारण वो 1-2 दिन तक घर नहीं लौट पाता था। लेकिन समय बीतने के साथ पिता का मन बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने रवीना से पूछा कि प्रवीण आखिर है कहां। रवीना ने बताया कि 25 मार्च की रात लगभग 8 बजे प्रवीण घर लौटा था। परिवार के साथ खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सो गए। रात करीब 3 बजे किसी आवाज से उसकी नींद खुली। जब वो बाहर निकली तो उसने देखा कि प्रवीण सीढ़ियों के पास बैठा सिगरेट पी रहा था। उसने उसे टोका और कहा कि इतनी रात में बाहर बैठने की क्या जरूरत है, अंदर चलकर आराम करो। इसके बाद दोनों वापस कमरे में चले गए। सुबह जब उसकी आंख खुली तो प्रवीण घर में कहीं नहीं था। उसे लगा कि वो रोज की तरह काम पर निकल गया होगा, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सुभाष यादव ने भी यही सोचकर खुद को समझा लिया कि शायद बेटा काम के सिलसिले में बाहर गया होगा। उधर रवीना बेटे मुकुल को स्कूल छोड़ने के बाद अपनी शूटिंग के लिए निकल गई। शाम को जब वो वापस लौटी तो घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उसे बताया गया कि प्रवीण अभी तक वापस नहीं आया है और उसका मोबाइल भी लगातार बंद मिल रहा है। तब तक परिवार के लोग उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और साथ काम करने वाले लोगों से संपर्क कर चुके थे, लेकिन किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रवीण अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया हो। अब चिंता डर में बदलने लगी थी। रवीना भी लगातार बेचैन दिखाई दे रही थी। आखिर उसका पति कहां गया? उसका फोन बंद क्यों है? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। आखिरकार उसने पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और अधिकारियों से जल्द तलाश शुरू करने की अपील की। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी परिवार को उम्मीद थी कि शायद प्रवीण किसी जरूरी काम में फंस गया होगा और जल्द लौट आएगा। लेकिन 26 मार्च बीत गया, फिर 27 मार्च भी गुजर गया।
पुलिस लगातार जांच में जुटी रही और रवीना भी अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए थी, मगर हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। फिर 28 मार्च 2025 की सुबह पुलिस स्टेशन में एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। उसने बताया कि उसने कुछ देर पहले एक सुनसान नाले में एक शव देखा है, जिसकी हालत बेहद भयावह है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। वहां का नजारा किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर देने वाला था। गंदे नाले के पानी में एक शव तैर रहा था। कई घंटों तक पानी में पड़े रहने की वजह से शरीर पूरी तरह फूल चुका था और चेहरा इतना बिगड़ गया था कि पहचान करना लगभग असंभव लग रहा था। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। शुरुआती जांच में इतना जरूर पता चला कि मृतक की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष के बीच रही होगी, लेकिन उसकी पहचान अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इसी दौरान जांच कर रही फॉरेंसिक टीम की नजर शव के हाथ पर बने एक टैटू पर पड़ी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही छोटा सा टैटू आगे चलकर इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की सबसे अहम कड़ी साबित होगा। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। नाले से मिले इस अज्ञात शव की खबर कुछ ही घंटों में पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर ये लाश किसकी है और इसके पीछे छिपा सच क्या है। 29 मार्च 2025 की सुबह प्रवीण यादव के पिता सुभाष यादव रोज की तरह अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक ऐसी खबर पर पड़ी जिसने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। खबर में एक अज्ञात युवक का शव मिलने का जिक्र था और उसके कपड़ों का विवरण पढ़ते ही उन्हें अपने बेटे प्रवीण की याद आ गई। सबसे ज्यादा डर उन्हें उस बात से लगा कि खबर में हाथ पर बने टैटू का भी उल्लेख था, जबकि प्रवीण ने भी अपने नाम का टैटू बनवा रखा था। मन में उठ रहे डर को शांत करने के लिए सुभाष यादव बिना देर किए अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां जो सच्चाई उनका इंतजार कर रही थी उसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। शव पर मौजूद कपड़े और हाथ का टैटू देखते ही ये साफ हो गया कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि प्रवीण यादव की थी। जिस बेटे के सकुशल लौटने की उम्मीद परिवार पिछले कई दिनों से लगाए बैठा था, अब वो हमेशा के लिए उनसे बिछड़ चुका था। पहचान की औपचारिकता पूरी होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। उधर सुभाष यादव ने घर लौटकर ये दुखद खबर परिवार के बाकी लोगों और बहू रवीना को भी दी। कुछ ही देर में पूरे घर में मातम फैल गया। हर कोई सदमे में था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को और उलझा दिया। रिपोर्ट में मौत की कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई थी। पुलिस इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी कि यह दुर्घटना थी, आत्महत्या थी या फिर किसी सुनियोजित हत्या का परिणाम। घर का माहौल पूरी तरह गम में डूबा हुआ था। 6 साल का मुकुल अब अपने पिता का साया हमेशा के लिए खो चुका था। दूसरी ओर रवीना भी बेटे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोती दिखाई दे रही थी। बाहर से देखने वालों को लग रहा था कि वो पति की मौत से पूरी तरह टूट चुकी है और अब उसे अपने बेटे के भविष्य की चिंता सता रही है। लेकिन परिवार के सभी लोग इस दृश्य से संतुष्ट नहीं थे। प्रवीण के छोटे भाई और उसके चचेरे भाई को शुरुआत से ही कुछ बातें खटक रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रवीण बिना किसी वजह के अचानक घर छोड़कर चला जाएगा। वो शराब जरूर पीता था, लेकिन इतनी नहीं कि अपना होश ही खो बैठे। यही सोचकर उन्होंने खुद अपने स्तर पर जांच शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले घर और आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग इकट्ठा की। 25 मार्च की शाम से लेकर 26 मार्च की सुबह तक की फुटेज को कई बार ध्यान से देखा गया। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दिया कि 25 मार्च की रात करीब 8:30 बजे प्रवीण काम से घर लौटा और उसके बाद सीधे अंदर चला गया। इसके बाद जब रात 3 बजे के बाद की रिकॉर्डिंग देखी गई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। किसी भी कैमरे में प्रवीण घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब साफ था कि रवीना द्वारा सुनाई गई वो कहानी जिसमें उसने कहा था कि प्रवीण रात में सीढ़ियों के पास बैठकर सिगरेट पी रहा था और फिर कहीं चला गया, सच नहीं थी। अब परिवार का शक और मजबूत हो गया। उन्होंने रात 3 बजे से पहले की रिकॉर्डिंग को फ्रेम दर फ्रेम देखना शुरू किया। तभी उन्हें एक और संदिग्ध घटना दिखाई दी। 25 मार्च की रात लगभग 11 बजे एक बाइक घर के सामने आकर रुकी। बाइक सवार हेलमेट लगाए हुए था
और कुछ देर तक घर के आसपास चक्कर लगाता रहा, जैसे किसी मौके का इंतजार कर रहा हो। कुछ समय बाद वो वहां से चला गया, मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। 26 मार्च की रात करीब 1:55 पर वही बाइक दोबारा इलाके में दिखाई दी। इस बार बाइक पर 3 लोग बैठे हुए थे। चालक ने हेलमेट पहन रखा था। पीछे बैठी महिला ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और बीच में बैठा व्यक्ति पूरी तरह झुका हुआ नजर आ रहा था। कैमरे की गुणवत्ता अच्छी न होने की वजह से किसी की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन यह दृश्य पूरे मामले को और भी ज्यादा संदिग्ध बना रहा था। 11 अप्रैल को प्रवीण के परिजन यही सीसीटीवी फुटेज लेकर पुलिस के पास पहुंचे। सुभाष यादव ने पुलिस को बताया कि उन्हें शक है कि बाइक पर पीछे बैठी महिला उनकी बहू रवीना थी और बीच में झुका हुआ व्यक्ति शायद प्रवीण ही था। ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच की दिशा बदल दी और रवीना को मुख्य संदिग्ध मानते हुए उसके खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए। जांच के दौरान पुलिस ने रवीना की कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन की पड़ताल की। सामने आए तकनीकी साक्ष्यों ने उसके खिलाफ शक को और मजबूत कर दिया। इसके बाद उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। शुरुआत में उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब पुलिस ने एक एक सबूत उसके सामने रखा तो आखिरकार वो टूट गई और उसने स्वीकार कर लिया कि प्रवीण की हत्या उसकी जानकारी और साजिश के तहत हुई थी। पूछताछ में रवीना ने सुरेश नाम के एक युवक का भी जिक्र किया, जिससे वो रोज घंटों फोन पर बात करती थी। पुलिस ने तुरंत सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। दोनों को समझ आ गया था कि अब सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी। जांच में पता चला कि रवीना और सुरेश की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। रवीना की इंस्टाग्राम वीडियो वायरल होने लगी थी और उसे लगने लगा था कि इंटरनेट की दुनिया में वो नाम और पैसा दोनों कमा सकती है, लेकिन उसे सोशल मीडिया की तकनीकी जानकारी नहीं थी। ऐसे में वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो उसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सके। इसी दौरान उसकी मुलाकात सुरेश से हुई। वो उसके ससुराल के इलाके में ही रहता था और सोशल मीडिया पर एक जाना पहचाना कंटेंट क्रिएटर माना जाता था। रवीना ने पहली बार उसके बारे में यूट्यूब पर वीडियो देखते समय जाना था। सुरेश की वीडियो पर लाखों व्यूज आते थे। सोशल मीडिया की दुनिया में तेजी से पहचान बना चुके सुरेश के हजारों फॉलोअर्स थे। उसकी वीडियो लगातार वायरल होती थी और यही वजह थी कि आसपास के कई नए क्रिएटर्स उसे अपना आदर्श मानते थे। इन्हीं लोगों में एक नाम रवीना का भी था। उसने खुद सुरेश से संपर्क किया और कंटेंट क्रिएशन से जुड़ी बातें सीखने लगी। शुरुआत सिर्फ वीडियो बनाने और यूट्यूब की जानकारी तक सीमित थी, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच बातचीत बढ़ती चली गई। सुरेश अक्सर रवीना की तारीफ करता और उसे समझाता कि उसमें अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने की पूरी क्षमता है। उसने ये भरोसा भी दिलाया कि अगर दोनों साथ काम करेंगे तो अपने बड़े चैनल के जरिए वो उसकी वीडियो को प्रमोट करेगा, जिससे उसका चैनल तेजी से आगे बढ़ सकता है। रवीना को यह प्रस्ताव पसंद आया और उसने उसके साथ नियमित रूप से काम शुरू कर दिया। शूटिंग, एडिटिंग और कंटेंट के बहाने दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। उधर रवीना का पति प्रवीण ये सब देखकर खुश नहीं था। जब उसने अपनी पत्नी को सोशल मीडिया पर डांस और वीडियो बनाते देखा तो उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालात तब और खराब हो गए जब उसके दोस्त भी इस बात को लेकर ताने देने लगे। आखिरकार प्रवीण ने रवीना से साफ कह दिया कि वो ये सब बंद कर दे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रवीना अब उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगी थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में सुरेश एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आ चुका था जो हर समय उसकी तारीफ करता, उसका साथ देता और उसके सपनों को हवा देता था। धीरे धीरे पति पत्नी के रिश्ते में दूरी बढ़ने लगी। प्रवीण को महसूस होने लगा कि उसकी पत्नी के मन में अब उसके लिए पहले जैसा अपनापन नहीं बचा है। ये एहसास उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगा और तनाव से बचने के लिए उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते शराब उसकी आदत बन गई। इसी बीच रवीना और सुरेश का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। जब भी प्रवीण काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता, रवीना चोरी छिपे सुरेश को घर बुला लेती। दोनों घंटों साथ रहते और उनके बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हो गए। इस तरह ये अवैध संबंध लंबे समय तक चलता रहा, जबकि प्रवीण को इसकी पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं था।
फिर आया 25 मार्च 2025, एक ऐसा दिन जिसने इस पूरे मामले की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस सुबह प्रवीण रोज की तरह काम पर चला गया। उसके जाते ही रवीना ने सुरेश को घर बुला लिया। दोनों घर के अंदर अकेले थे और उनके बीच शारीरिक संबंध बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसी कारणवश प्रवीण तय समय से पहले ही वापस लौट आया। उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर मौजूद दोनों घबरा गए। कुछ देर बाद रवीना ने दरवाजा खोला। जैसे ही प्रवीण की नजर घर के अंदर खड़े सुरेश पर पड़ी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना देर किए सुरेश पर हमला कर दिया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। रवीना बीच बचाव का दिखावा करती रही, लेकिन जब उसे लगा कि सुरेश खुद को बचा नहीं पाएगा, तो वो तुरंत दूसरे कमरे में गई और एक दुपट्टा लेकर आई। उसने पीछे से आकर वही दुपट्टा प्रवीण के गले में कस दिया। अचानक हुए इस हमले से प्रवीण संभल नहीं पाया। उसी दौरान सुरेश ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। दोनों ने मिलकर उसका गला दबाए रखा और कुछ ही मिनटों में प्रवीण ने दम तोड़ दिया। हत्या के बाद दोनों बुरी तरह घबरा गए। कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि वारदात के बाद दोनों ने शव के सामने आपत्तिजनक हरकतें की थी। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई। अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस हत्या को छिपाने की। काफी सोच विचार के बाद दोनों ने फैसला किया कि शव को घर के पास मौजूद गंदे नाले में फेंक दिया जाएगा, ताकि किसी को उन पर शक न हो। लेकिन दिन का उजाला होने की वजह से उन्होंने उसी समय ऐसा करना उचित नहीं समझा। सुरेश वहां से चला गया और दोनों ने रात होने का इंतजार किया। 26 मार्च की रात करीब 1:30 बजे सुरेश दोबारा रवीना के घर पहुंचा। दोनों ने पहली मंजिल से प्रवीण के शव को नीचे उतारा, उसे बाइक पर रखा और सुनसान रास्ते से नाले तक ले गए। वहां उन्होंने शव को पानी में फेंक दिया। इतना ही नहीं, शव जल्दी बाहर न आए, इसलिए सुरेश ने उसके साथ एक भारी पत्थर भी बांध दिया। इसके बाद दोनों वापस घर लौट आए और ऐसे व्यवहार करने लगे मानो कुछ हुआ ही न हो। जब पुलिस जांच के दौरान पूरी सच्चाई सामने आई तो पूरा गांव स्तब्ध रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर सकती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हत्या के बाद भी रवीना कई दिनों तक अपने परिवार और पुलिस के सामने खुद को बेबस और परेशान पत्नी साबित करने का नाटक करती रही। वो बार बार यही दिखाती रही कि उसे अपने पति की गुमशुदगी की चिंता है, जबकि असलियत बिल्कुल अलग थी। उसने अपने छोटे बेटे मुकुल के भविष्य तक के बारे में नहीं सोचा, जिसने एक ही झटके में अपने पिता को खो दिया। फिलहाल इस मामले में रवीना और सुरेश दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सुरेश की बाइक समेत कई अहम सबूत जुटाकर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला अदालत को सुनाना है और इलाके के लोग उसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये घटना एक बार फिर ये साबित करती है कि जब किसी रिश्ते में भरोसे की जगह धोखा, जुनून और स्वार्थ ले लेते हैं, तो उसका अंत सिर्फ बर्बादी और अपराध में होता है।